हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स। लेट अस स्टार्ट दैट। सो मॉडर्न फिजिक्स का पहला टॉपिक हमारे पास क्या है? लेज़र। सो लेज़र, द वर्ड लेज़र स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। सो देखो आप ध्यान से, L is taken from this first letter, light amplification by stimulated emission of radiation. So it means we are there to amplify light. मेथड क्या होगा? स्टिमुलेटेड एमिशन। इस तक पहुंचेंगे हम, ये क्या है प्रोसेस वो हम बाद में देखते हैं। सो फिलहाल हमें क्या मिलता है? इट इज़ अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाईली इंटेंस मोनोक्रोमैटिक coherent and collimated beam of light. You know what is intense means? Intensity, energy falling per unit area is very high. Number one. Then it is highly monochromatic means it is of single color, single wavelength, or you can say single frequency. Coherent means when the waves are traveling in the same phase, when the photons are traveling in the same phase. एक जा रहा है ऐसे. So when crest will fall or crest, trough will fall or trough, such waves are called coherent waves. पढ़ा था हम इसके बारे में. So the waves which are, this light is coherent and collimated means it does not spread much. जैसे आप नॉर्मल लेते हैं कोई सोर्स, आपने नॉर्मल टॉर्च ली, मान लो यहाँ पर टॉर्च थी हमारे पास, ये टॉर्च लाइट छोड़ दीजिए, आप देखो लाइट ऐसे ही फैलती है. लाइट स्प्रेड्स लाइक दिस फ्रॉम द कॉमन सोर्स. बट अगर आप देखो लेज़र लाइट लोगे तो आप देखोगे लेज़र लाइट इज हाईली कॉलिमेटेड बीम ऑफ लाइट, वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं करती. इनके बारे में हम डिटेल में बाद में डिस्कस करते हैं. अभी बात हमारी आ गई कि आपके लिए फ़िलहाल ये बात है, लेज़र स्टैंड्स फॉर दिस थिंग, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. तो हमें यहाँ तक पहुँचना है. कहाँ तक? स्टिमुलेटेड एमिशन तक पहुँचना हमने. उसे जाने से पहले हमें कुछ इंट्रोडक्शन करने पड़ेगी टर्म्स की. वो कौन सी टर्म्स हैं और उसके बारे में बात करते हैं. पहली बात बड़ी कॉमन, एनर्जी लेवल पढ़ा ना आपने. व्हाट इज एनर्जी लेवल? सपोज देयर इज एन आइसोलेटेड एटम. हमारे पास एटम है, यहाँ पर लिखते हैं एटम. इसमें क्या हमारे पास बार बार करते हैं हम, यहाँ पर न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दीज इन डेफिनेट शेल्स. वो शेल्स कहते हैं, ऑर्बिट्स कह लो आप, है ना, ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं. तो व्हाट डू यू सी दैट? इसकी एनर्जी कुछ और, इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन इस शेल में है, इनकी कुछ और है, इनकी कुछ और है. अगर इनको हम ऐसे ड्रा कर दें, किसी ऐसे ड्रा कर दें, आप कहते हैं ये ना अंदर वाला शेल है, ये के शेल है, इसका नाम के, चाहे कह दो फर्स्ट शेल, इट इज़ N1. फिर उसके बाद आता है एक और आ गया, ये L शेल है. फिर आप कहते हैं जैसे N शेल आ गया हमारे पास, क्या N3 एंड सो ऑन. डिफरेंट शेल्स आर देयर. सो दी शेल रिप्रेजेंट द एनर्जी. एनर्जी किस तरफ है? हमने ऐसे एनर्जी लेवल्स बना दिए अपने पास, ऐसे एनर्जी हमारे पास है. अब प्रोसेसेस क्या हो रहा है इसमें? इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो कह दी, यहाँ पर हमारे पास और पड़े हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं. तो आप क्या हो सकता है यहाँ पर? तो कंडीशन इज दैट एन इलेक्ट्रॉन मे टेक एनर्जी. यहाँ से इलेक्ट्रॉन अंदर पड़ा हुआ, मान लो यहाँ से है, इट टेक्स एनर्जी एंड जंप्स टू हायर लेवल. यहाँ पर जगह पर ओपन था, यहाँ पर खाली थे, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ली और जंप करके ऊपर चला गया. अब एनर्जी ली, इट मीन्स अब्जॉर्प्शन हैज़ टेकन प्लेस. सो पहला क्या हमारे पास आ गई टर्म? एब्जॉर्प्शन. ये क्या शो करता हमें? व्हेन इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब सम एनर्जी एंड जंप्स टू हायर लेवल. तो एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है? सो इन दिस केस विल टेक, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट. सो लाइट की फॉर्म में मीन्स आप क्या, या absorption means absorbing of, मैं शॉर्ट में लिखना, एनर्जी टू जंप ऑन हायर लेवल.
तो पहली बात एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, वो एनर्जी कितनी होगी उसके बारे में आपको अभी मैं बताता हूँ। पहले एक प्रोसेस हो जाए, अब्जॉर्ब एनर्जी की, ऊपर चला गया। अब इसे आप कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन, वो एक्साइट हो गया, उसे एनर्जी मिली और जो उसकी अपनी जगह थी उस जगह से ऊपर चला गया, इसी को हम कहते हैं एक्साइटेशन। तो कौन से वर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं, लिखते हैं साथ में। एक आ गया अब्जॉर्प्शन, एक आ गया हमारे पास एक्साइटेशन। अब बात आ गई अब्जॉर्ब करने की, कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। जो दोनों में गैप है, यहाँ पर तो फॉरवर्ड लेवल है, यहाँ पर तो लेवल है नहीं हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन जहाँ पर नहीं रह सकता। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जितना एनर्जी गैप है, इसमें अगर डेल्टा ई कह दूँ, ये क्या होगा, मान लो ऊपर वाला लेवल से इट इज़ लेवल 3, इस केस में इट इज़ लेवल 2, तो दोनों का डिफरेंस है, उसे मैं कह दूँ इतनी एनर्जी को दे दे हमें, तो वो इलेक्ट्रॉन हमारा जंप करेगा फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। जो से भी इलेक्ट्रॉन हम डील कर रहे हैं शेल्स को, उन इलेक्ट्रॉन्स में शिफ्टिंग हो रही है, दे आर जंपिंग फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, तभी जा सकते हैं जब उनको एनर्जी दी जाए। जैसे हमने सेमीकंडक्टर में पढ़ा था, एक हमारे पास ही कंडक्शन बैंड है, एक बैलेंस बैंड है, पढ़ा था ना, उसमें इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं कब, चाहे टेम्परेचर करके एनर्जी मिले, चाहे उन्हें लाइट करके एनर्जी मिले। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर लाइट डाल दें अगर किसी तरीके से, तो जानते हो आप लाइट इसको कैसे मेजर करते हैं, इट इज आल्सो टर्म्स ऑफ फोटॉन्स। लाइट को हम फोटोन से भी करते हैं भाई, लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो दो तरह की हमारे पास थ्योरी है, लाइट एज रेडिएशन वेव्स एंड लाइट एज पार्टिकल्स। तो लाइट की दो तरह के हम कहते हैं, लाइट को वेव्स भी मानते हैं और लाइट को पार्टिकल्स भी मानते हैं। तो ये बड़ी अजीब घटना होगी हमारे पास, लाइट हैज़ डुअल करैक्टर, ये दो करैक्टर्स के हैं। कभी कभी वेव्स, कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जो हम तभी रिप्रेजेंट कर सकते हैं व्हेन वी से दैट लाइट इज वेव। जैसे हमारे पास आता रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सारे ऐसे फिनोमेना हैं। जब हमने और फिनोमेना किए, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम कर रहे हैं, एक्साइटेशन वगैरह कर रहे हैं, उसमें हम क्या देखते हैं कि लाइट एक्ट्स एज पार्टिकल्स। तो जब लाइट को हम पार्टिकल मानते हैं तो हम मानते हैं लाइट ट्रेवल्स in the form of particles called photons. Each photons have certain energy h nu. तो ये बात आपने याद रखनी है अभी। इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ लाइट को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू। ये बात बार बार यहाँ पर आएगी। H क्या है यहाँ पर, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अभी हमने बात कर दी, क्या बात की सारी, क्या बात की हमने, कि जो हमारे पास है एनर्जी, अगर कोई फोटोन ऐसा आ जाए हमारे पास जो इसे एनर्जी दे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले और जंप कर दे हायर लेवल पर, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्साइटेशन। और यू में प्रोवाइड सम वोल्टेज, अगर आप कहीं उसे कोई पोटेंशियल अप्लाई कर दो तो भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट करके ऊपर चला जाएगा। सो दैट इज, उसे हम कहेंगे एक्साइटेशन पोटेंशियल। अब ये बात नोटो कि ऐसे भी एनर्जी आ सकती है, इसको और फॉर्म में हम कैसे कह सकते हैं, एक वर्ड और आ गया हमारे पास, एक्साइटेशन पोटेंशियल। पहले आप सारी टर्म्स अच्छे से स्टोरी समझ लो, इस लेक्चर में हम पूरी इंट्रोडक्शन देंगे ताकि यार सारा प्रोसेस हमें समझ आ गया हम करने क्या जा रहे हैं। फिर हम इसे स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ लिखेंगे, इनके बारे डेफिनेशंस भी लिखेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे इनको। सो एक्साइटेशन पोटेंशियल। अब आ गई बात हमारे पास पोटेंशियल की। तो व्हाट इज पोटेंशियल, पढ़ा था आपने, या आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया था। व्हाट इज वी, वी इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। So what is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point, ऐसे हम लिखते थे। तो अब क्या इट मीन्स, वर्क क्या होगा। तो आपने क्या देखा, अगर किसी पर हम पोटेंशियल अप्लाई करें
किसी इलेक्ट्रॉन पर हम पोटेंशियल अप्लाई करें तो क्या होगा, वर्क विल बी डन। तो कितना वर्क होगा, वो EV। अब यही वर्क क्या होगा, दैट इज स्टोर्ड एज एनर्जी। इसी का एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर कर, जैसे मैं कहूँ मैंने कोई नीचे से चीज़ उठाकर ऊपर ले गया, तो मैंने क्या किया, वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्सेस, और ये वर्क कहाँ स्टोर हो गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में। यही यहाँ पर हो रहा है। अगर आप वर्क ऐसे करो ताकि आप इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर ले जाओ, नीचे से ऊपर खड़ने के लिए कितना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो ये एक्साइटेशन पोटेंशियल है। अभी आप इसे रहने दो ऐसे, एक फर्दर और स्टेप लिख दो। तो वर्क इज स्टोर्ड एज एनर्जी। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब ये जो बात आएगी हमारी यहाँ पर इस दोनों में भी इट इज़ कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। ये बच्चे बड़े कंफ्यूज करते हैं यहाँ पर, आपने नहीं करना अभी। ये एनर्जी कितनी चाहिए, EV, और यहाँ पर जो V है ये क्या है, एक्साइटेशन पोटेंशियल। ये क्या है, एक्साइटेशन एनर्जी। ये क्या, एक्साइटेशन पोटेंशियल हमारे पास। तो पोटेंशियल समझ के कितना पोटेंशियल अप्लाई करें ताकि इलेक्ट्रॉन जंप करे फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, एंड दिस एक्साइटेशन पोटेंशियल विल वेरी फ्रॉम लेवल्स टू लेवल्स। ये आप किस लेवल से किस लेवल तक जाना चाहते हैं उस हिसाब से ये वेरी करेगा, क्या, एक्साइटेशन पोटेंशियल। और यही जब इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाती है हमारी एक्साइटेशन एनर्जी। ये बातें समझ आ गई। जैसे मैं कहूँ कि आप ऐसे हाइड्रोजन एटम की बात करो, किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की। तो क्या आपने देखा, ये आपको पढ़ाते रहे, जहाँ पर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है नेगेटिव, इसकी ऐसे बताया जाता है ना। तो ये एक्साइटेशन, ये मान लो इसकी एनर्जी लेवल की, इसको एक्साइट करना किस लेवल तक, 2 लेवल पे। तो तब आप E नहीं लिखोगे, आप वोल्ट की बात करोगे, पूरा लिखो EV तो एनर्जी एक्साइटेशन, अकेला वोल्ट लिख दो E ना लिखो तो एक्साइटेशन पोटेंशियल है। तो बात होगी ऐसी, एक्साइटेशन का मीनिंग क्या है, नीचे लेवल से ऊपर लेवल चला गया इलेक्ट्रॉन, लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल जंप कर गया, दैट इज एक्साइटेशन। डन। अब नेक्स्ट चलो, एक और टर्म आएगी हमारे पास। ये टर्म सारी आपने पहले पढ़ी थी यूनिट क्लासेस में, मैं बस इन्हें रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक मेन टॉपिक तक जाना है। वो कौन सा है, स्टिमुलेटेड एमिशन। उसके बगैर लेज़र बन नहीं सकती। आगे आगे ऐसे ही आयनाइजेशन, इसका मीनिंग क्या होता है आयनाइजेशन का, इसका मीनिंग ऐसा है कि ये आपके पास एटम है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, जो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन पड़ा है, आपको पड़ा है, पता है इस बात का, इट इज एट द लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो इसकी अट्रैक्शन सबसे कम होगी, इसकी एनर्जी जो है सबसे कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना डिफिकल्ट है, यहाँ से निकालना आसान है। कहता है इतनी एनर्जी दो, इस पर इतनी एनर्जी डाल दो कि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ जाए इस एटम को। अब ऊपर नहीं गया, बिल्कुल छोड़ के चला गया। इस इलेक्ट्रॉन को जहाँ से आपने इजेक्ट करवा दिया, निकाल दिया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन मीन्स रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन, कौन सा, जो सबसे कमज़ोर था, सबसे कम एनर्जी वाला था, जिसको जल्दी ले सकते थे, ठीक है ना। तो जो सबसे बाहर है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, द प्रोसेस उसे कहते हैं आयोनाइजेशन, और जो एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालने के लिए किसी एटम से कितनी एनर्जी हमें चाहिए, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है जी। आप इसी बात को पोटेंशियल की बात में करोगे, कितना पोटेंशियल लगाएं ताकि इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाए, तो उसे हम कहेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, ये टर्म होगी हमारे पास। तो ये कोई टर्म्स हमारे पास आ रही हैं। आयोनाइजेशन का मीनिंग क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन को रिमूव ही कर दिया हमने। किसको किया, जो सबसे वीकेस्ट है, इसके अंदर आए जाएंगे तो एक्साइटेशन आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर थर्ड एंड फोर्थ, दैट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। तो सबसे आसान वाली जो बाहर वाली, हमें कम से कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाएगा।
ठीक है जी, अभी तो बात हमने की इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एटम है, एटम में कई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मान लो मैं किसी एटम की बात कर रहा हूँ, अभी एटम की बात करूँगा। इसके इलेक्ट्रॉन्स अगर तो सबसे लोएस्ट पॉसिबल जो लेवल से उन पर ऑक्यूपाई करें, वो कह रहा है मेरे पास ये के लेवल है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन साथ 2 ही बैठे हैं। कहता है मेरे पास एल लेवल है, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, 8 जगह बुक होगी, तो नेक्स्ट जाना पड़ेगा। तो ऐसे अगर एक एटम वो है जिस पर इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द लोएस्ट पॉसिबल प्लेसेस, लोएस्ट पॉसिबल शेल्स, सारे अंदर से अंदर आके बैठे जहाँ उनको जगह मिल रही है, ऐसे इसको ऐसे शो कर सकते हैं हम। ये हमारा न्यूक्लियस है, इसमें लिख दूँ ऐसे, ये भी फील्ड है, ये भी पूरा फील्ड है, ये भी फील्ड है, कहते जितने होने थे। इसके बाहर आ गया ऐसे। अगर तो ऐसा है, इसे हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम। क्या कहेंगे? ग्राउंड स्टेट हमने बता दिया, इसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट। हाँ, अगर इसमें से एक या एक से ज़्यादा, एक भी हो सकता है एक से ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर ऊपर चला जाए, उस लेवल को छोड़ के किसी दूसरे लेवल पर चला गया, हायर लेवल पर, तो उसे हम कहते हैं कौन सी स्टेट? उसे हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। माता की समझ। ग्राउंड स्टेट मीन्स जब इलेक्ट्रॉन्स जो एटम के हैं सभी लोएस्ट जो हमारे पास पॉसिबल एनर्जी है उस पर स्टे कर रहे हैं, ये मान लो ये ग्राउंड स्टेट हमारी है E0। और ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले गए, एक या एक से ज़्यादा, इससे हमने क्या दिया? एक्साइटेड स्टेट हमारी आ गई E1। अब एक्साइटेड स्टेट एक नहीं हो सकती, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। डिपेंडेंट ऑन द एनर्जीज इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई डिफरेंट लेवल्स। तो ये मैंने कहता फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसे कह दिया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। आगे ना बात वही एक्साइटेशन की, इलेक्ट्रॉन छोड़ नहीं रहा, सिर्फ लोअर लेवल तो ऊपर लेवल जा रहा है। तो इसे मान लो मैं कह दूँ E2, जाके सेकंड एक्साइटेड स्टेट। डन। सो ऐसे एक्साइटेशन स्टेट्स हैं हमारी। तो अब क्या बात समझ आई? एटम विल मूव फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। कब जाएगा? ऊपर तभी जा सकता है इफ इट विल गेन एनर्जी। तो क्या मीनिंग है? अपने आप कोई एटम एक्साइट नहीं हो सकता। कब होगा? जब उसको एनर्जी दी जाए, सब वर्क उस पर किया जाए। सो व्हेन इट गेन्स एनर्जी मीन्स अब्जॉर्प्शन, इसकी बात हो रही है। अब्जॉर्प्शन होगी तो एक्साइटेशन होगी, बिना अब्जॉर्प्शन की एक्साइटेशन नहीं हो सकती। तो क्या हमने देखा? दिस एटम विल अब्जॉर्ब एनर्जी, विल एक्साइट टू दिस स्टेट और अनदर वन, डिपेंडिंग अपॉन एनर्जी, कितनी एनर्जी आपने दी है। तो पहली बात आ गई। तो इट मीन्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, व्हाट डू वी से? इट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? अब्जॉर्प्शन। एक तरफ हमारे पास क्या आ गया? अब्जॉर्प्शन आ चुकी है। दूसरी तरफ आ गया हमारे पास अब्जॉर्प्शन कह दो या आप कह दो एक्साइटेशन हो रही है हमारे पास। कब होगी? विद गेन ऑफ एनर्जी। और एनर्जी कितनी चाहिए? मान लो दोनों की बात करें तो जितना दोनों का डिफरेंस है, कम से कम उतनी एनर्जी तो हमें चाहिए। इतनी एनर्जी मिलेगी तो E0 से E1 की तरफ चला जाएगा। सो अब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो गई। अब क्या होता है? व्हेन एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट, तो क्या वहीं पर रहता है? तो हमने देखा नहीं। एटम विल कम टू द ग्राउंड स्टेट या लोअर स्टेट आफ्टर सम टाइम। वो अपनी ऊपर वाली स्टेट से नीचे आता ही आता है बाय स्टेइंग थोड़े समय के लिए। वो कितना टाइम होता है? नॉर्मली इट इज 10⁸ सेकेंड। उसे हम कहते हैं लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट। क्या कहते हैं? सारी स्टोरी हम इकट्ठी एक बार कर लेंगे। लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट, फिर अकेले के लिए बात करेंगे। इसका मीनिंग क्या है? एवरी एक्साइटेड स्टेट हैज सम टाइम लिमिट। उसके बाद क्या होगा? वो एटम डी एक्साइट होगा, वो नीचे आएगा।
दैट इज़ कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। और नॉर्मली उसकी लाइफ कितनी है, 10⁻⁸ सेकंड इतनी लाइफ टाइम होती है इसकी। ठीक है जी। अब जैसे मैं कहूँ मैं ऊपर मंटे फेंक रहा हूँ ना, ऊपर जा रहे हैं, मैं नीचे से फेंक रहा हूँ, ऊपर जाकर फिर नीचे आ रहे हैं जल्दी जल्दी, मैं और फेंक रहा हूँ, तो क्या है वो एक्साइट हुए, फिर एनर्जी रिलीज करके नीचे आ रहे हैं। सेम इज हैपनिंग है, बाहर से हम देते हैं एनर्जी तो ऊपर जा रही है, जब ऊपर से नीचे आता है इलेक्ट्रॉन या एटम इज डी एक्साइटिंग, तब वो एनर्जी इमिट करता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ये बात देखने वाली है। वैन एटम डी एक्साइट्स फ्रॉम हायर लेवल टू, इसके अंदर डी एक्साइटेशन क्या हो रहा है हमारे पास, एक और प्रोसेस नाम आ गया डी एक्साइटेशन। जब एटम हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आ रहा है तो एनर्जी इमिट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो वो एनर्जी कितनी होगी, वो एनर्जी अगेन इसी डिफरेंस के इक्वल होगी। इतनी एनर्जी मिलेगी तो ऊपर जाएगा, जब ऊपर से नीचे आएगा तो इतनी एनर्जी रिलीज कर देगा। इट इज़ मोस्ट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स और रेडिएशन, ये हमारे पास आ रही है। ये अब देखो, अगर यहाँ पर देखने वाली बात है, अब बात समझ आ गई, जाने का एक ही रास्ता है, ग्राउंड लेवल से हायर लेवल कह दो या लोअर स्टेट से हायर स्टेट कह दो या ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट कह दो, जाने का एक ही रास्ता। तो अब मैं दो ही लेवल बना के देखता आपके लिए। ये मान लो हमारे पास है कोई ग्राउंड स्टेट कह दूँ, इसे मैं कह दूँ ये एक्साइटेड स्टेट है हमारे पास। तो जाने का, ऊपर जाने का एक ही रास्ता है, एटम कैन एक्साइट ओनली इन वन वे बाय अब्जॉर्बिंग एनर्जी। सो इसे हम कहते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन हमारे पास आ रही है। अब क्योंकि रास्ता ही एक है तो हम इसका नाम नहीं लेते, हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन हुई और इलेक्ट्रॉन चला गया, जैसे एक्साइटेशन होगी। अब ऊपर से जो आ रही है इसे हम कहते हैं डी एक्साइटेशन। क्या हो रही है, डी एक्साइटेशन। तो अब क्या होगा, एमिशन वुड बी देयर, किसका एमिशन होगा, एनर्जी का। कौन सा होगा, कब होगा, व्हेन देयर इज डी एक्साइटेशन। सारी स्टोरी हम लिखेंगे, कोई बात नहीं। डी एक्साइटेशन होगा जब, तब क्या होगा, एनर्जी विल बी इमिटेड। वो किसकी फॉर्म में होगी, वो रेडिएशन की फॉर्म में होगी। अब एमिशन, पहली बात तो ये होगी, इसकी लाइफ टाइम थी मान लो 10⁸ सेकंड, कुछ भी लाइफ टाइम इसकी मान लो टी लाइफ टाइम हम कह दें। अगर तो अपनी लाइफ पूरी करके जो नीचे आ रहा तो हम कहेंगे दैट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन। कौन सा एमिशन कहेंगे, वो कौन सा एमिशन होगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन। कब, जब एटम की लाइफ स्पैन खत्म हो गया, वो नीचे आ गया। अब बात ऐसी है कि आप देखो, आदमी संसार में आता है, अपनी कुछ ज़िंदगी जीता, कोई 70 साल 80 साल, उसको पता है एक ना एक दिन उसने मरना ही है। वो है या बंदा जो कहे मैं कभी मरा ही नहीं। सो जो भी आया, जिसने जन्म लिया, उसकी डेथ होती है। तो जो टाइम वो स्पेंड कर रहा है उसे कहते हैं लाइफ टाइम। अभी आपको पता है कोई पर्सन है, वो हेल्दी पर्सन है, आप कहोगे हाँ ये मुझे पता है, मुझे लगता है 80 ईयर्स या अबव मुझे उसकी लाइफ होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो एक तरीका है। अगर कोई ना ऐसा हो, जैसे मान लो हमारे जो फौजी जवान हैं बॉर्डर पर हैं, बड़े हेल्दी हैं, अगर उनको कुछ ना हो, भगवान ना करे उनको कुछ हो, तो उनकी लाइफ बड़ी अच्छी स्पेंड होती है। मगर कई बार अटैक हो जाता तो क्या देखते हैं हम, वो जो 80 साल जीने वाला बंदा था वो 30-40 में उसकी डेथ होगी। तो जो हम एक नॉर्मल लाइफ टाइम मानते हैं, उससे पहले उसकी डेथ करा दी, किसी तरीके से हो गई, तो उसे हम कहेंगे यहीं पर हो, इसकी लाइफ टाइम से पहले अगर कोई इसको डी एक्साइट करवा दे, अभी टी टाइम हुआ नहीं, उससे पहले अगर इसको हमने किसी तरीके से बाय सम मेथड वी डी एक्साइटेड, तो उसे हम कहेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन।
क्या कहेंगे, स्टिमुलेटेड एमिशन। इसकी बात हम करने जा रहे हैं अभी। तो इट मीन्स हमारा एम क्या है, यहाँ तक पहुँचने का। अब आप सोचोगे ऐसे करवाना क्यों है, इसका एडवांटेज क्या है, वही बात हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जो बात हमने सारे पॉइंट्स किए इसके बारे में मैं लिखाऊंगा, फिलहाल आप देख लो क्या बात मेन हमने की। अब्जॉर्प्शन मीन्स एनर्जी लेगा तो एटम लोअर स्टेट से हायर स्टेट की तरफ जाएगा। जाने का एक ही तरीका है। सो हम इसे स्टिमुलेट मीन्स जो बाहर से किसी ने स्टिमुलेट किया। जैसे मैं कहूँ आप क्लास में हो, आपको पता है कि क्लास में रिसेस होगी 1 बजे मान लो, तो रिसेस में आप बाहर जाओगे, तब तक आप क्लास में बैठे हो, आपको नॉर्मल टाइम पता है। इसके बाद तो मैंने जाना है, या शाम को छुट्टी होगी तो मैं चला जाऊँगा घर अपने 5 बजे। पर आपका कोई फ्रेंड है, वो कहता है यार मैं दिल्ली लगा, बाहर कैंटीन में जाते हैं, समोसे बड़े अच्छे नए नए बने हैं, या बाहर पिक्चर लगी आओ देखने चले। तो उसने आपको एक्साइट किया, तो आप जो स्टे करना था क्लास में उस टाइम से पहले निकल गए, तो उसे हम कहेंगे स्टिमुलेट। उसको स्टिमुलेट किया किसी ने, ये ऐसे करने के लिए एक्साइट कर दिया उसको। तो जो स्टिमुलेशन के कारण वो अपने जो फिक्स टाइम से पहले ही वहाँ से निकल गया, तो दैट इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड एमिशन। उसे पता है छुट्टी होगी तो जाएगा, दैट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन हमारे पास। अब देखते हैं क्या हो रहा है। अब जितने भी सोर्सेस ऑफ लाइट हैं आपके पास, आप अपने अगल बगल देख लो, जितने सोर्सेस ऑफ लाइट हैं कैसे होगी। हमारे पास कैंडल है, बल्ब है, सन है, जो भी आप लगा लो, फायर चलती कहीं पर, उन सब में जो डोमिनेट कर रहा है वो कौन सा है, स्पॉन्टेनियस एमिशन। कौन सा हो रहा है, स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है हमारे पास। सो वहाँ से हमें लाइट आ रही है। इनका क्या है, फोटॉन्स आर ऑफ डिफरेंट एनर्जी। जो फोटॉन्स आ रहे हैं, या से कहते रेडिएशन आ रही है, वो क्या है, उनकी डिफरेंट एनर्जी आ रही है, डिफरेंट वेवलेंथ्स इनकी कह दो आप। उनके कोहेरेंट, नॉट कोहेरेंट, नॉट कॉलीमेटेड। सो आप देख रहे हो ये सारे फिनोमेना हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई उस तरफ जा रहा है ना। फोटोन सभी मार को बड़ा है, कोई छोटा है, एनर्जी ज़्यादा किसी कम है, कोई ग्रीन है, कोई वायलेट है, कोई अल्ट्रा वायलेट है, कोई इंफ्रारेड है। सो डिफरेंट जो फोटॉन्स हैं दे आर बीइंग इमिटेड इन नॉर्मल सोर्सेस ऑफ लाइट। इसलिए जो हम लाइट देखते हैं इसमें क्या खास बात है, यहाँ तक हमने पहुँचना था। अभी हमारा पर्पस सॉल्व में हमें समझ आई भी इसका फ़ायदा क्या है, कैसे बनेगा, वो अभी बात दूर है। इसका ये वही फ़ायदा है। ये मान लो अभी 2 देखे ना आपने, मैं आपको समझा रहा हूँ मेन जो स्कीम इसकी क्या है। यहाँ पर बैठा था, ये एक बंदा बोर हो रहा क्लास में, ठीक है, और भी बच्चे बोर हो रहे हैं। तो एक बच्चे ने कहा ऐसा करता हूँ, उसने सलाह दे दी, आओ यार कैंटीन में एंजॉय करते हैं, क्या बोर हो रहे क्लास में। अभी क्लास ना बच्चे बोर होते हैं, नए नए कोविड के बाद कॉलेज शुरू होने वाले हैं। तो इसने इसको आ रहा था, इसने इसको भी क्या कर दिया, डी एक्साइड करवा दिया। तो जो है इसके आने के कारण इसके पास कितनी एनर्जी है, इट हैज़ एनर्जी का भी होगा E1 माइनस E2। अगर ये बाहर से फोटोन आ रहा है जिसकी एनर्जी कितनी है, जितनी दोनों में गैप है, उस एनर्जी का फोटोन अगर आए तो ये एटम डी एक्साइट हो जाएगा नीचे। तो क्या मिलेगा, एक फोटोन ये भी जोड़ेगा विच आर सेम एनर्जी। तो 2 फोटॉन्स हमें मिल गए, दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। अब क्या होगा, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड दे आर कोहेरेंट विद ईच अदर। कोहेरेंट है तो दे विल इंटरफेयर इन सच ए वे, दे विल इनहैंस ईच अदर। उनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अब ये 2 जा रहे हैं, इनको और 2 एटम्स मिले जो उनको डी एक्साइट करवा दिया, तो कितने निकला है, 4। इनको आगे और 4 मिले तो 8। इनकी लड़ी ऐसे बढ़ती रहती है। तो क्या हमने देखा, जितने भी ऐसे फोटॉन्स मिलेंगे उनमें क्या प्रॉपर्टी है, वो सभी कैंटीन की तरफ जा रहे हैं, सभी का एक ही मकसद है, वहाँ पर जाके एंजॉय करेंगे हम। नॉर्मल छुट्टी हो तो कोई इस तरफ चला जाता, कोई अपने घर चला जाता, कोई किसी तरफ चला गया ना। आप ये सारे पर्पसफुली आ रहे हैं, आओ वहाँ चले, वहाँ चले, वहाँ चले, पूरी एक मूवमेंट बना दी उन्होंने। तो सेम हेयर, जो फोटोन आया एक, उसने एक एटम को डी एक्साइट किया, 2 बन गए,
इन्होंने आगे 2 और को डिसाइड किया, 4 बन गए, इन चारों ने और 4 को किया, 8 बन गए, ऐसे 6 इंटरेक्शन बनता हमारा। सो वी गेट ए वेरी इंटेंस बीम ऑफ लाइट। इसे हम कहते हैं लेज़र, इसी को हम लेज़र कहते हैं। क्या हमने किया, लाइट की एम्प्लीफिकेशन कर दी। एम्प्लीफिकेशन कब होगी, जब वो फोटॉन्स हैं, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दे आर कोहेरेंट विद ईच अदर। कैसे, बाय स्टिमुलेटेड इमिशन। हमने स्टिमुलेटेड इमिशन करवा दिया, तब जाकर हमें लेज़र लाइट मिली। ठीक है, ये हमारा पूरा इसका जो पर्पस है। तो आप अगर आपको कोई ये क्वेश्चन कर दे, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ इमिशन, ओ प्रिंसिपल ऑफ लेज़र, तो क्या कहोगे आप? तो प्रिंसिपल लेज़र क्या है, इट इज स्टिमुलेटेड इमिशन। ये हमारा एम है, हमने ये करवाना है। डन। अब यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, इसके भी डिफरेंट स्टेप्स हैं। अब जहाँ पहुँचना यहाँ पर इतना आसान होता तो हमें लेज़र पहले मिल जानी थी। हमने लेज़र को इन्वेंट किया आफ्टर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, उसके स्टडी करके हमने किया। इट मीन्स नेचुरली ये अवेलेबल नहीं है, होती होगी, देयर मे बी स्टिमुलेटेड इमिशंस बट द क्वांटिटी इज़ वेरी वेरी स्मॉल। उसकी जो स्ट्रेंथ है सच फोटॉन्स की बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द दोज इमिटेड बाय स्पॉन्टेनियस इमिशन। अभी हम देखेंगे इसमें और एक प्रॉपर्टीज़ की डिस्कस कर लें, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जाके इसे डिटेल वाइज करेंगे। अभी आप इसको सारा दोबारा लेक्चर को सुनना और सारी स्टोरी समझो, एक बार ही समझेंगे तभी सारी पता चलती बात, फिर एक्सप्लेन बंदा कर लेता आसानी से। अब हम क्या कह रहे हैं इस बात को दोबारा देखें। अब बात कर रहे हैं एक और बात। अब बात ऐसी कि जो बाहर से फोटोन आ रहा ना, ये ब्लाइंड है बिल्कुल, इसे नहीं पता। इसका काम है यहाँ से पकड़ेगा, इसको लगेगा तो नीचे ले जाएगा, इसको लगेगा तो ऊपर ले जाएगा। मेरी बात में ऐसी गेम चल रही है, ये आंखें बंद करके वो स्ट्राइक कर रहा है, आंखें बंद करके स्ट्राइक करेगा। तो हमारे पास यहाँ पर मैं लिख दूँ, यहाँ पर हैं कुछ ब्लैक बॉल्स हैं, यहाँ पर ब्लैक ड्रेस हमारे बच्चों ने पहन रखी है, यहाँ पर बच्चे हैं रेड ड्रेस वाले। ठीक है जी, मान लो ऐसे बच्चे हमारे पास हैं, यहाँ पर रेड ड्रेस वाले बच्चे हैं बैठे, और यहाँ पर ब्लैक ड्रेस वाले बच्चे बैठे हैं। अभी अपने गेम खेलनी शुरू कर दी। हमने कहा मैं आंखें बंद करके बाल फेंकूंगा एक, अगर तो ब्लैक को लगी तो वो रेड टीम में चला जाएगा, अपनी ड्रेस चेंज करके रेड ड्रेस पहन के यहाँ पर बैठ जाएगा। अगर रेड को लगी तो वो कहाँ चला जाएगा, वो अपनी ड्रेस चेंज करके यहाँ पर आ जाएगा। एक्सपेरिमेंट समझ गए आप मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। ऐसी हमने 2 टीम बना दी, एक टीम की ड्रेस ब्लैक है, एक टीम की ड्रेस क्या रेड है हमारे पास। तो हमने कहा मैं बाल फेंकूंगा आंखें बंद करके, कोई निशाना नहीं लगा रहा, मैं आंखें बंद करके बाल फेंकूंगा। अगर तो बच्चे मिक्स बैठे वहाँ पर, मुझे नहीं पता ब्लैक वाले इस तरफ हैं या रेड वाले इस तरफ हैं, वो दोनों इकट्ठे मिक्स हैं, आपस में घूम रहे, वहीं पर अलग अलग से नहीं बैठे, वहीं पर हैं। अगर बाल लगेगी ब्लैक को तो वो रेड चला जाएगा, रेड टीम ही हो जाएगा, रेड पे पड़ेगी तो ब्लैक पर हो जाएगा। तो क्या देखते हैं आप, चांस किसके ज़्यादा हैं? तो आप देखोगे, आप कहोगे ये ब्लैक वाले तो बहुत हैं, इनको हिट करने के चांस क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो क्या होगा, इस तरफ जाने के चांस क्या ज़्यादा। तो क्या देखा हमने, बिकॉज जब बाल फेंकनी शुरू करोगे तो क्या देखोगे आप, धीरे धीरे इस तरफ जा रहे हैं हमारे पास, क्या यहाँ से छूट रहे हैं, यहाँ पर पहुँच रहे हैं, यहाँ से कम हो रहे हैं हमारे पास। तो क्या देखोगे आप, एक स्टेज ऐसी आएगी जब बैलेंस हो रहा दोनों का, दोनों टीम बैलेंस लगेंगी, तो अब क्या हो सकता है। तो हमने क्या बात समझ आई, पहली बात समझ आई, जिसके नंबर ज़्यादा होंगे, अगर तो एटम्स ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा हैं तो एक्साइटेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा है तो डी एक्साइटेशन के चांसेस क्या ज़्यादा। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमने क्या देखा, जो ग्राउंड स्टेट के एटम्स हैं उनकी गिनती बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू क्या, 2 से अगर मैं कहूँ n वेरी वेरी लार्ज दैन एज टू n1। तो जो लोअर स्टेट के एटम्स हैं उनकी गिनती इनसे बहुत ज़्यादा है। तो क्या होगा, जो एटम आएगा बाहर से फोटोन आ रहा है,
तो इसके अब्जॉर्प्शन के चांस ज़्यादा हैं, जबकि डी एक्साइटेंट के चांसेस क्या बड़े कम हैं। पंगा पड़ गया ना। हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए था स्टिमुलेटेड एमिशन। तो जो नेक्स्ट बात आएगी वो यही आएगी, ऐसा कोई हम मेथड अप्लाई करें कि N1 बन जाए N0 से ज़्यादा। अगर ऐसा हो जाए तो यहाँ पर एटम्स की गिनती ज़्यादा, यहाँ पर कम हो जाएगी, तो अब डी एक्साइटेशन के, अब स्टिमुलेटेड एमिशन के चांसेस क्या बढ़ जाएंगे, ज़्यादा। अगर वो होगा तभी हमारा सोर्स क्या बनेगा, लेज़र बनेगा। तो ये आप स्टोरी अच्छे से देखना। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप दीज थिंग्स। थैंक यू क्लास।